11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। एक ऐसा भयानक और खौफनाक दिन जिसे अमेरिकन हिस्ट्री में एक नाइटमेयर की तरह याद किया जाता है। Today we've had a national tragedy. Dangerous Al-Qaeda affiliate. 19 लोग अमेरिका के 4 हवाई जहाजों को हाईजैक कर लेते हैं और उन्हें उस वक्त की फेमस बिल्डिंग्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में क्रैश कर देते हैं। Tragic accident apparently has just happened in New York City. A plane has crashed right into the World Trade Center. इस वाकये ने ना सिर्फ अमेरिका को हिला के रख दिया बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को 360 के एंगल से बदल के रख दिया। 23 साल गुजरने के बावजूद आज भी 9/11 का असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है, स्पेशली मिडिल ईस्टर्न और साउथ एशियन लोगों पर। 9/11 के दिन क्या है, क्या हुआ इस दिन, किसने किया और क्या मोटिव से इन सब के पीछे, और कैसे इस सारे 9/11 के अटैक के बाद मजहबी और नस्ली बुनियाद के ऊपर नफरत पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई, और कैसे 9/11 का इम्पैक्ट आज भी लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज हो रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस इंपॉर्टेंट इवेंट को आज की इस वीडियो में। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. Today, our nation saw evil. Either you are with us or you are with the terrorists. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. 9/11 के दिन अमेरिकन के लिए एक आम दिन की तरह ही शुरू होता है। यूएस प्रेसिडेंट मॉर्निंग वॉक से पहले सीआईए से एक ओवरऑल ब्रीफिंग लेते हैं जिसमें इसराइल और फलस्तीन के अलावा कोई और खास इशू नहीं होता, और प्रेसिडेंट के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मजाक में कहते हैं कि आज का दिन आसान रहने वाला है। I remember saying to him, it's going to be an easy day. 11 सितंबर की सुबह 8 बजे अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 उड़ान भरती है बोस्टन से लॉस एंजलिस की तरफ। इस फ्लाइट में पैसेंजर्स और क्रूज में टोटल 92 लोग होते हैं, जिनमें 5 पैसेंजर्स तो दरअसल हाईजैकर्स होते हैं। इन 5 हाईजैकर्स में से एक हाईजैकर का नाम होता है मोहम्मद अता, जो कि तमाम हाईजैकर्स का लीडर होता है और उसके साथ साथ एक वेल ट्रेन्ड पायलट भी। अता जबरदस्ती कॉकपिट में घुसता है और नाइफ्स के साथ पायलट्स के ऊपर हमला करके उन्हें ओवरपावर कर लेता है और जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और जहाज की डायरेक्शन को न्यूयॉर्क शहर की तरफ मोड़ देता है। पैसेंजर्स को काम रखने के लिए उन्हें मुसलसल वार्निंग्स और थ्रेट किया जाता है कि सब अपनी जगह पर बैठ जाएं और हम जहाज को वापस एयरपोर्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। Nobody move. Everything will be okay. We have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We are turning to the airport. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Just stay quiet. 35,000 फुट की बुलंदी से जब ये जहाज न्यूयॉर्क शहर में एंटर होता है तो हर एक सेकंड ये जहाज 3,000 किलोमीटर नीचे की तरफ आने लगता है, और सुबह के एग्जैक्ट 8:46 पर 750 किलोमीटर की स्पीड और 30,000 लीटर फ्यूल के साथ ये फ्लाइट 11 न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर के साथ क्रैश कर जाती है। उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश उस वक्त फ्लोरिडा के एक एलिमेंट्री स्कूल में अपनी एजुकेशन कैंपेन के लिए पहुंचे ही होते हैं कि उन्हें इस क्रैश की खबर दे दी जाती है। सदर बुश और उनके डिफेंस स्टाफ शुरू में इस सारे एक्सीडेंट को एक पायलट एरर मानते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि कोई यूएस जैसी सुपर पावर के ऊपर भी कोई इस तरह का हमला कर सकता है। सदर बुश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड्रयू कार्ड कहते हैं कि उनका शुरू में मानना यही था कि पायलट को जरूर कोई ना कोई हार्ट अटैक जैसी मेडिकल इमरजेंसी आई होगी, अदरवाइज ऐसा मुमकिन भी कैसे है। It appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. इस क्रैश को अमेरिकन पहले 17 मिनटों तक एक एक्सीडेंट ही मानते हैं, लेकिन इस क्रैश के कुछ देर बाद पता लगता है कि एक और फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस की 175 को भी हाईजैक किया जा चुका है, और उसका स्केड्यूल रूट भी वही है जो पहली फ्लाइट का था, यानी बोस्टन से लॉस एंजलिस। और जैसा पहले प्लेन के साथ हुआ था, इस प्लेन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। हाईजैकर्स इस फ्लाइट को भी फ्लाइट 11 की तरह न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ देते हैं और एग्जैक्ट 17 मिनटों बाद यानी 9:03 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्रैश कर देते हैं। क्योंकि फर्स्ट अटैक को अमेरिकन प्रेसिडेंट समेत आम अमेरिकन भी एक एक्सीडेंट ही समझ रहे होते हैं, तो दूसरा वाला अटैक उनके लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। इस सेकंड क्रैश के वक्त प्लेन की स्पीड थी तकरीबन 950 किलोमीटर और उसमें उस वक्त तकरीबन 34,000 लीटर फ्यूल मौजूद था। उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट सेकंड क्लास के बच्चों के साथ क्लासरूम में मौजूद होते हैं जब उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड्रयू कार्ड आकर उनके कान में दूसरे क्रैश का बताते हैं और कहते हैं कि अमेरिका इज अंडर अटैक। सदर बुश बच्चों से फ्री होकर इस सारे के सारे इंसिडेंट की ब्रीफिंग लेते हैं
और अगले 20 मिनटों तक ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है। Plane has crashed right into the World Trade Center. 9:30 पे सदर बुश उसी स्कूल में मीडिया को एक ब्रीफ स्टेटमेंट देते हैं जिसमें इस इंसिडेंट को वो एक टेररिज्म अटैक डिक्लेयर करते हैं और इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर देते हैं। 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. And have ordered that the full resources of the federal government conduct a full-scale investigation. Terrorism against our nation will not stand. एक एस्टीमेट के मुताबिक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इन दोनों ट्विन टावर्स में उस वक्त 17,500 लोग मौजूद थे, जिनको बचाने के लिए उस वक्त न्यूयॉर्क पुलिस और फायर ब्रिगेड के सायरन पूरी न्यूयॉर्क की सड़कों पर गूंजने लगते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। लोग अपनी मदद आपके तहत बचने की, भागने की कोशिश करते हैं, मगर जिन फ्लोर्स पर प्लेन क्रैश हुआ था उसके ऊपर के तमाम फ्लोर्स का रास्ता मलबे और आग की वजह से बंद हो चुका था। कुछ लोग जिंदा आग में जलने लगते हैं तो कुछ लोग आग में झुलसने से अच्छा बिल्डिंग से कूदकर मरना आसान समझते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यह हमला इतना बड़ा था कि इस हमले के 100 दिन तक न्यूयॉर्क में हर जगह धूल फैली हुई थी। लेकिन इससे पहले कि ये सारा अटैक्स का सिलसिला रुकता, कुछ टाइम बाद पता लगता है कि 2 और प्लेन्स को भी हाईजैक किया जा चुका है। एक थी फ्लाइट 77 और एक थी फ्लाइट 93। हाईजैकर्स इन दोनों फ्लाइट्स को अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ लेते हैं। वाशिंगटन के साउथ में यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है, पेंटागन। अब पेंटागन की बात करें तो पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है और पेंटागन को अमेरिकन मिलिट्री पावर का सिंबल माना जाता है। हाईजैकर्स फ्लाइट 77 को इस पेंटागन बिल्डिंग की तरफ मोड़ देते हैं और सुबह के एग्जैक्ट 9:37 पर 850 किलोमीटर की स्पीड से इस फ्लाइट को पेंटागन की बिल्डिंग में क्रैश करवा दिया जाता है। A portion of the west side of the Pentagon has collapsed. इस टाइम पॉइंट तक पूरे अमेरिका के एयरपोर्ट्स और एयर स्पेस को बंद कर दिया जाता है और हवा में मौजूद जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं उन सबको ऑर्डर दे दिया जाता है कि अपने करीबी एयरपोर्ट्स पर लैंड करें और अमेरिका की एयरफोर्स को भी एक्टिव कर दिया जाता है। वहीं न्यूयॉर्क में सेकंड क्रैश का असर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि साउथ टावर 1 घंटे के अंदर पूरी तरह आग से झुलसने लगता है और एग्जैक्ट 9:59 पर साउथ टावर रेत के महल की तरह कोलैप्स कर जाता है। You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the 2 towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. जहां न्यूयॉर्क के लोगों का हौसला कमजोर पड़ रहा था, वहीं न्यूयॉर्क से हजारों किलोमीटर दूर कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें शायद घुटने टेकना मंजूर नहीं था। फोर्थ और फाइनल प्लेन जो सुबह लेट टेक ऑफ कर पाया था, उनके पैसेंजर्स को अपने घर वालों से राब्ता करने पर पता लग गया था कि ये हाईजैकर्स उनके साथ क्या करने वाले हैं और उन्होंने न्यूयॉर्क में क्या किया है। ये पैसेंजर्स इन हाईजैकर्स के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगने के बजाय उनसे लड़ने का फैसला करते हैं और सब पूरा जोर लगाकर उन पर हमला कर देते हैं और इसी अफरा तफरी में उस प्लेन को एक खाली खेत में क्रैश करवा देते हैं। इस चौथे क्रैश में भी कोई जिंदा नहीं बचता, लेकिन आज भी इन पैसेंजर्स का हौसला लोगों के दिलों में मिसाल बनकर जिंदा है जिन्होंने हाईजैकर्स के साथ लड़ने की हिम्मत दिखाई, क्योंकि आइडियल अंदाजा ये था कि ये हाईजैकर्स उस प्लेन को व्हाइट हाउस या अमेरिकन पार्लियामेंट कैपिटल में क्रैश करवाना चाहते हैं। लेकिन लोगों को शायद ये बात रियलाइज हो गई थी और उन्होंने सबने मिलकर इनसे लड़ने का फैसला किया और अपनी जान देकर इस अटैक को होने से रोक दिया। इस वक्त तक चारों प्लेन क्रैश हो चुके थे, लेकिन इस सारी तबाही का असर आना अभी बाकी था। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में सिचुएशन काफी वर्स हो गई थी। रेस्क्यू टीम नॉर्थ टावर में फंसे लोगों को निकाल ही रही होती है कि पूरा नॉर्थ टावर एकदम वाइब्रेट करने लगता है और एग्जैक्ट 10:28 पर पूरा नॉर्थ टावर एकदम कोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है। खौफनाक सुबह से शुरू हुए ये क्रैशेस दोपहर तक आते आते 3000 लोगों की मौत और 6000 लोगों के जख्मी होने की वजह बन चुके होते हैं। 9/11 के दिन ना कोई रिपब्लिकन था और ना कोई डेमोक्रेट। बिना किसी सियासी तफरीक, बिना किसी पॉलिटिकल डिफरेंस से उस दिन सब के सब अमेरिकन थे। दोस्तों, इन हमलों के पीछे ना कोई मुल्क था और ना कोई गवर्नमेंट, बल्कि इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी अफगानिस्तान बेस्ड अलकायदा ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसके लीडर था उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन 9/11 के बाद ही लोगों की नजरों में आया था। इससे पहले शायद ही लोगों ने किसी ने उसका नाम सुना हो। उसामा बिन लादेन ने इन अटैक्स का जिम्मेदार भी अमेरिका को ही ठहराया। इन अटैक्स के कुछ अरसे बाद अलकायदा की तरफ से कुछ लेटर्स पब्लिक किए जाते हैं जिनमें इन हमलों के पीछे के मोटिव्स को बताया जाता है। जैसे लबनान और रशिया में मुसलमानों के खिलाफ जो दंगे और हेट क्राइम्स हो रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। इराक में जो ट्रेड सैंक्शंस लगा रहा था अमेरिका। उसामा बिन लादेन के अपने आबाई मुल्क सऊदी अरब में मिलिट्री ट्रूप्स भेज रहा था अमेरिका और सऊदी हुकूमत के साथ मिलिट्री और फाइनेंशियल कोलैबोरेशन कर रहा था अमेरिका। और सबसे इंपॉर्टेंट, फलस्तीन और इसराइल में इसराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहा था अमेरिका।
इन लेटर्स के बाद 2003 में अमेरिकन इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही उसामा बिन लादेन की एक वीडियो मंजर आम पर नजर आती है, जिसमें वो इन सारे हमलों की जिम्मेदारी खुद कबूल कर लेता है। बेसिकली उसामा बिन लादेन के इन तमाम रीजंस पर कि कैसे मुसलमानों पर पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है और इसे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इस सब में अमेरिका को जिम्मेदार मानता है और कहता है कि इसी वजह से हमने अमेरिका पर हमला किया है, अमेरिका को सबक सिखाने के लिए। 9/11 के इन अटैक्स के बाद पूरी दुनिया से कई मुस्लिम स्कॉलर्स निकलकर सामने आए, जिन्होंने इन हमलों की शदीद मजम्मत की और बताया कि इस्लाम में इस तरह के हमलों की कोई भी गुंजाइश नहीं है और ऐसे हमले इस्लाम और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग के बिल्कुल खिलाफ हैं। That the ideology and wrong concept of Islam on which all terrorist organizations and terrorist activities are based has no link with the teachings of Islam, no link with the teachings of Quran, and no link with the seerah and conduct of Holy Prophet of Islam. उसामा बिन लादेन को ढूंढने में अमेरिका को तकरीबन 10 साल लग गए और फाइनली 2011 में अमेरिका उसामा बिन लादेन को ढूंढकर उसे मार देता है। उसामा को तो मार दिया जाता है, मगर 9/11 का इम्पैक्ट कितने लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल गया, हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसे इस दिन ने एक अमेरिकन समेत पूरी दुनिया के लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल। इन हमलों के 6 दिनों बाद सदर बुश पब्लिक स्पीच में ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान करते हैं, जिसे नाम दिया जाता है वॉर ऑन टेरर, और 9/11 के 1 महीने के अंदर अंदर अपनी मिलिट्री को अफगानिस्तान में भेज देते हैं। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. और इसके साथ साथ सदर बुश अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के साथ मिलकर एक सीक्रेट इंटेरोगेशन प्रोग्राम भी शुरू करते हैं, CIA डिटेंशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद था कि सस्पेक्टेड टेररिस्ट को पकड़ा जाए और उनसे इंटेरोगेशन की जाए और उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाई जाए, और अमेरिका की पब्लिक सिक्योरिटी के लिए ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई टेररिस्ट अटैक ना हो, एक नया डिपार्टमेंट बनाया जाता है, होमलैंड सिक्योरिटी। इन सब के अलावा 9/11 के 6 हफ्तों बाद अमेरिकन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक नया एक्ट पास करती है, पैट्रियट एक्ट। ये एक्ट अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट को भरपूर ताकत देता था, एक तरह से अनलिमिटेड पावर और अनलिमिटेड अथॉरिटी। जैसे FBI, CIA समेत तमाम फेडरल अदारों को भरपूर ताकत दी गई थी। इवन अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट को अमेरिका की जुडिशरी से भी ज्यादा पावर दी गई। एक तरह से फेडरल गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर और अनलिमिटेड अथॉरिटी दी गई ताकि वो अपने ही शहरियों पर स्पाई कर सकें, उनकी जासूसी कर सकें, उनकी सर्वेलेंस कर सकें। जैसे वो किसी भी बुक, वीडियो, फोन बुक, बैंक अकाउंट्स में किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते थे, बिना किसी से इजाजत लिए, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए। फेडरल गवर्नमेंट जिस पर चाहे उस पर जासूसी कर सकती थी और करती थी, और ये एक्ट सब पर लागू होता था। इन शॉर्ट, मुल्क की सिक्योरिटी के नाम के ऊपर वो कोई भी कानून तोड़ना चाहे तोड़ सकते थे और तोड़ते थे, चाहे इनमें लोगों के सिविल राइट्स ही क्यों ना वायलेट हो रहे हो। बिना किसी चार्ज, बिना किसी ट्रायल के मशकूक अफराद को पकड़ा जाता और उन्हें महीनों महीने डिटेन किया जाता। उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि अगर CIA ने डिटेन कर लिया तो कानून भी कुछ नहीं कर सकता था। इंटेरोगेशन के लिए टॉर्चर वाले कई इलीगल तरीके यूज किए गए। वो इन 2 डॉक्टर की मदद से चुने गए थे, जिनका इंटेरोगेशन में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इन तरीकों से डिटेनीज को इतना टॉर्चर किया गया कि इस प्रोग्राम का दूसरा नाम ही टॉर्चर प्रोग्राम बन गया। लेकिन इस सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सब के बारे में एक आम अमेरिकन को कोई भी आइडिया नहीं था और इस प्रोग्राम को पहले 5 साल बिल्कुल ही सीक्रेट रखा गया। 2006 में पहली बार इस प्रोग्राम के बारे में पब्लिकली बताया जाता है, और सदर बुश एक स्पीच के दौरान कहते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत ही जरूरी था अमेरिकन सेफ्टी के लिए। I have put this program in place for a reason, and that is to better protect the American people. This government does not torture people. We stick to US law and our international obligations. 2009 में ओबामा CIA के अंडर इस टॉर्चर प्रोग्राम को बंद करने का ऑर्डर देते हैं, और 2015 में इस पैट्रियट एक्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है एक और एक्ट के साथ, और अवाम की जासूसी और इनका मजीद डाटा इकट्ठे करने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाती है। मगर CIA का ये टॉर्चर प्रोग्राम कई लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल गया। रोहेल नामी एक शख्स को सिर्फ इसलिए डिटेन किया गया क्योंकि उसके ईमेल में सिर्फ 9 और 11 के नंबर्स थे। खालिद मिस्री नाम के एक जर्मन को मिस्टेकनली 5 माह तक टॉर्चर किया जाता था क्योंकि उसका नाम एक हाईजैकर से मिलता था। 3 ब्रिटिश दोस्तों को 2 साल तक टॉर्चर किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अफगानिस्तान में एक शादी अटेंड करने के लिए गए थे, और इन समेत 1200 लोगों को पकड़ा गया, डिटेन किया गया, बिना किसी सबूत, बिना किसी वारंट के इन्हें टॉर्चर किया गया। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोगों को रिहा कर दिया गया, लेकिन आज भी वो लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन वाली जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि वो आज भी दुनिया के सामने आंख नहीं मिला पाते। इन सब के अलावा 9/11 के बाद जो मेजर चेंज आया वो था एयरपोर्ट सिक्योरिटी और फ्लाइट सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को बेहतर करने में। सरप्राइजिंगली 2001 से पहले एयरपोर्ट्स पर कोई खास सिक्योरिटी नहीं होती थी, ना ही इतनी देर पहले जाना होता था और ना ही इतनी ज्यादा सामान की कोई चेकिंग होती थी। लेकिन 9/11 के बाद सब कुछ ही बदल गया। पहली बार पायलट्स को वेपन दिए गए अपनी हिफाजत, अपनी सिक्योरिटी के लिए। कॉकपिट के दरवाजों को एक्सप्लोसिव प्रूफ बनाया गया।
बॉडी स्कैन और एक्सरे के लिए एडवांस मशीनें इंस्टॉल की गई। इसके अलावा खाने पीने की चीजों समेत कई छोटी छोटी चीजों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई जो पहले कभी नहीं थी, और इन सब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को आगे जाकर पूरी दुनिया ने फॉलो किया। 9/11 के बाद यूएस पहले अफगानिस्तान और फिर इराक में इन्वेड करता है और इन्हें जंग का मैदान बना देता है। अमेरिकन फौज 20 साल अफगानिस्तान में रही, लेकिन 20 साल अफगानिस्तान में जंग लड़ने के बावजूद तालिबान को पूरी तरह खत्म करने में नाकाम रही। और फाइनली 2020 में प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी मिलिट्री निकाल लेता है और इनके जाते ही तालिबान दोबारा पूरे अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत बना लेते हैं। और ये जंग अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली जंगों में से एक है। We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home. 9/11 के बाद से 2009 तक जितने भी अफगानिस्तान में लोगों की डेथ्स हुई, उनका कोई भी सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड नहीं था, और 2009 में पहली दफा यूनाइटेड नेशन के अंडर इन सब नंबर्स को रिकॉर्ड किए जाने लगा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तकरीबन अब तक 4.5 मिलियन यानी 45 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस जंग के नतीजे में। 9/11 के इन हमलों के पीछे रीजन जस्टिफाई की गई थी कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है, लेकिन असल में देखा जाए तो 9/11 के बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म और भी ज्यादा बढ़ गए। 9/11 के बाद इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक बहुत तेज लहर देखने को मिली, और इस नफरत, इस इस्लामोफोबिया का असर पूरी दुनिया के मुसलमानों पर हुआ। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में मुस्लिम औरतों को हरासा किया गया, उन्हें बेपर्दा किया गया, बहुत सारे मुसलमानों को जॉब से निकाल दिया गया, सड़क पर चलते चलते मुसलमानों को जान से मारने की धमकियां दी गई, और टीवी न्यूज पर पहली बार ये डिबेट स्टार्ट हुई कि क्या इस्लाम वाकई एक पीसफुल मजहब है या नहीं। Islam is not a religion of peace, as the evidence shows us. Thank you. इसके अलावा जो कोई भी मुसलमान की तरह दिखता, चाहे रंग में, नाम में या दाढ़ी में, उन सबको उसी तरह से नफरत का सामना करना पड़ता। इसी के चलते कई सिखों और हिंदुओं को भी अपनी दाढ़ियां शेव करवानी पड़ी ताकि इन्हें कोई गलती से मुसलमान ना समझ ले। लेकिन आज 23 साल गुजरने के बाद भी हमें इस तरह के कई हेट क्राइम्स देखने को मिलते हैं। साल 2020 में जर्मनी में 1129 हेट क्राइम रिपोर्ट हुए मुसलमानों के खिलाफ, और इसी साल ऑस्ट्रिया में तकरीबन 1400 के करीब हेट क्राइम रिपोर्ट हुए मुसलमानों के खिलाफ। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2023 में अमेरिका की एक मुस्लिम फैमिली को इस हेट क्राइम का निशाना बनना पड़ा। मुसलमानों के खिलाफ नफरत में अंधा होकर एक शख्स 6 साल के बच्चे को 26 बार खंजर से वार करके उसे मार देता है, और साथ ये कहता है कि यू मुस्लिम्स मस्ट डाई। इस बच्चे का कसूर सिर्फ ये था कि ये मुसलमान था। इसके बाद ये वाकया पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और पूरी दुनिया की तरफ से इस वाकये को सख्त कंडेम किया जाता है और सख्त मजम्मत की जाती है। A 71-year-old man sitting on top of a 6-year-old kid, stabbing him more than 26 times, and he was looking in his eyes. You tell me what type of man he can do that? उसामा बिन लादेन को मारकर और इराक और अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड बनाकर अमेरिका 9/11 का बदला तो ले लेता है, मगर यूएस इकोनॉमी और आम अमेरिकन को इसका भारी खमियाजा भुगतना पड़ता है। 9/11 के बाद यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंश्योरेंस क्लेम देखने को मिला। जानी और माली नुकसान को पूरा करने के लिए डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी को तकरीबन $40 बिलियन का क्लेम देना पड़ा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के मलबे को सिर्फ साफ करने के लिए $1 बिलियन से ज्यादा पैसे लगे। पब्लिक सिक्योरिटी के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया था, होमलैंड सिक्योरिटी, उसको 500 से 600 बिलियन डॉलर का बजट दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक 9/11 का ये दिन अमेरिकन इकोनॉमी को $3.1 ट्रिलियन का पड़ा। ब्राउन यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस सारी की सारी जंग की कॉस्ट का अंदाजा लगाया जाए तो यूएस के हजारों फौजियों की जानों के अलावा अमेरिका के $8 ट्रिलियन से भी ज्यादा खर्च हुए। इस जंग में कौन जीता कौन हारा ये कहना निहायत ही नामुनासिब होगा, लेकिन ये This crusade, this war on terrorism, आज भी जारी है।